आज की कहानी करवा चौथ में आपका स्वागत करता हूँ। ये कहानी मैं झारखंड की एक छोटे से गांव की सुना रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो 200 सालों तक अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और हर अमावस्या की रात उस गांव की किसी एक ना एक स्त्री को अपना शिकार बनाती थी। किसी के शरीर में प्रवेश कर वह उसको अपने साथ ले जाती थी और कहती थी, मेरा पति कहाँ है। यह कहानी की वास्तविक क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, ये किसी को नहीं पता। पर हाँ, वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जो वहाँ के लोगों में अक्सर सुनने को आता है। 200 साल पहले माया नाम की एक स्त्री ने फांसी लगा के मर गई थी, पर यह किसी को नहीं पता कि वह खुद आत्महत्या करती है या उसे किसी ने मारा था। और उसके मरने के 200 साल बाद भी आत्मा आज भी है। ये कहानी की नई घटना स्टार्ट होती है जनवरी 2005 में। कहानी पूरा सुनने से पहले अगर चैनल में नए हो तो आपसे विनती है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन ऑल कर लो। ऐसी ही डरावनी भूतिया कहानी आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक यूट्यूब पे आती रहेगी। तो बिना देर किए चलो सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है 2005 की। 2005 की वो शाम जब राजू नाम का एक आदमी शहर से अपने दोस्त करण के साथ उसके गांव जा रहा था। अब हुआ ये था कि ऑफिस की लंबी छुट्टी पड़ी थी। ऑफिस का कंपनी ने अपने खुशी से अपने वहाँ के स्टाफ को 1 महीने का छुट्टी दिए थी, जिसमें करण और राजू दोनों साथ साथ काम किया करते थे। तो उस दौरान करण कहता है राजू से, राजू चल मेरे गांव मेरे साथ। राजू तो पहले मना करता है, पर करण के जिद करने के बाद आखिर राजू भी मान जाता है और करण के साथ उसके गांव झारखंड के एक छोटी सी गांव चल पड़ता है। वहां जाने के बाद ये राजू देखता है कि गांव अजीब ही गरीब दिख रही थी। गांव में इतनी बड़ी गांव में करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोग के आसपास थे और वो गांव कुछ सही नहीं लग रहा था। राजू गांव में प्रवेश करते ही वक्त कहता है करण से कि भाई मुझे ये बता, ये तेरा गांव ये विचित्र सा क्यों है। अरे आज 2005 है भाई, इतना भी पुराना तो है नहीं। एक गांव तो लग रहा है जैसे कितने सालों पुराना है, ऐसा क्यों। करण कहता है, अरे बस कुछ नहीं भाई, एक गांव की थोड़ी जो लोगों का ना मानसिकता है वो थोड़ी अभी डेवलप नहीं हुई है। ये अभी भी ना भूत प्रेत ये पुरानी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। मैं तो कभी कभार गांव आता हूँ, नहीं तो मैं शहर में रहता हूँ और जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि पूरी फैमिली को शहर में शिफ्ट करूँ। राजू कहता है, भूत प्रेत क्या सच में यहाँ पे विश्वास करते हैं। करण कहता है, हाँ भाई, मुझे पता तुझे हंसी आ रही होगी पर यही सच है। यहाँ के लोग ना जाने क्यों बचपन में सुनता आ रहा हूँ, एक औरत है जो हर अमावस्या की रात आती है और लोगों को परेशान करती है, पर मैंने आज तक नहीं देखा। राजू कहता है, अगर ऐसी बात है भाई तो परसों तो अमावस्या है, देखता हूँ कौन सी आत्मा आती है। करण हंस पड़ता है और कहता है, चल ठीक है, ये भी तुझे दिखाता हूँ, पर चल सबसे पहले मुँह कान धो के खाना खा ले, उसके बाद आराम से ये बातें करते रहेंगे। करण के घर जाकर राजू फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद खाना खाता है, उसके बाद आराम करता है। उसके बाद शाम को आखिर डिसाइड करता है वो ये गांव घूमने का, और वो तुरंत कहता है, करण चल ना भाई गांव घूमते हैं। पर करण साफ मना करता है। करण कहना था, अरे आज तो हम सुबह आए हैं, पहले फ्रेश व्रेश होकर आराम कर, आज चुपचाप आराम कर, कल मैं तुझे गांव ही नहीं मैं तुझे काम भी करने बोलूँगा खेतों में, समझा, चल आराम कर ले। उसके मना करने पर राजू कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप लेट जाता है। न जाने उसको कब नींद आ जाती है और वो सो जाता है। रात को 12 बजे अचानक उसकी नींद खुलती है और वो जोर से चिल्ला उठता है। इसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से करण दूसरे रूम से दौड़ के आता है और कहता है, हाँ राजू भाई क्या हुआ, तुम जोर से चिल्ला क्यों रहे हो। करण राजू से पूछता है, क्या हो भाई, तू चिल्ला क्यों रहा है। राजू कहता है,
अरे यार मैंने कुछ नहीं, बस एक बहुत बुरा सपना देखा। वो कहता है बुरा सपना, ऐसा तूने क्या देख लिया? कहता बस मैंने रात के अंधेरे में उस एक स्त्री को, उसके बाल उसके आगे थे, हाथ में लालटेन था और एक हाथ में लकड़ी, और वो अंधेरे में चली आ रही थी। पता नहीं कहाँ चल रही थी, क्या थी वो, पर हाँ एक चीज मैंने देखा था, एक उसके पीछे एक पुराना तालाब जैसा कुछ लग रहा था। इतना कहता है और वो करण तुरंत हंस पड़ता है उसकी बातों सुनकर। कहता वाह, मैंने तुझे आज सुबह ही उस कहानी सुनाई अमावस्या की भूत वाली, और तूने रात को कहानी देख ली। भाई तू इतना डरपोक है, इतना डरता क्यों है? ऐसे कोई बात नहीं है। राजू कहता है मैं डरता नहीं, बस पता नहीं कैसे मैंने आज पहली बार इतनी डरावनी सपना देखा। इससे पहले मैंने आज तक ऐसे कोई सपना देखा ही नहीं। और वो स्त्री कौन थी, क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर हाँ, जो तालाब पीछे था, वो तालाब चित्र मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ चुका था। पर कहाँ था वो तालाब, अब मुझे जानने का एक इच्छुक अंतर में पैदा हो चुका था। इतना कह के राजू सो जाता है और करण भी अपना कमरा चल जाता है। अगले सुबह होती है और राजू जिद करता है करण से, भाई अब नहीं, अब तो अपना गांव दिखा मुझे, तो बात टाल मत। खाना खाने के बाद दोनों गांव की सैर पे निकल जाते हैं। वो गांव दिखाता है, खेत दिखाता है, पर सब कुछ दिखाने के बाद आखिरकार वो कहता है करण कि चल मैं तुझे अपने गांव की पुरानी तालाब दिखाऊं। तो राजू कहता है पुरानी तालाब, अभी तो एक तालाब दिखाई वहाँ सामने। वो कहता है वो तालाब नहीं, हमारे गांव की एक और तालाब है जिसको हम यूज नहीं करते, जिसके बारे में कई अफवाह इस गांव में फैली हुई, कई डर है। पर हाँ, वो तालाब सुदीन को जाने में कोई आपत्ति नहीं है। और वो दोनों बात करते करते उस तालाब की ओर चल जाते हैं। जैसे ही तालाब के पास पहुंचते हैं तो करण कुछ बोलने ही वाला था, उसके पहले राजू ने कहा, अरे ये तालाब को मैंने देखा है। करण हंस पड़ता है, बोलता है कहाँ देखा, ये बता दे। राजू कहता है तू हंस मत, जो रात को मैंने सपना देखा था ना, इसी तालाब को देखा था, यही जगह थी और यही एक औरत खड़ी थी। अब मुझे सही में सब अच्छे से याद आ गया है, मैंने क्या देखा सपने में और वो जगह कौन सा था। करण तेजी से हंसने लगता है, कहता है वाह, 2 दिन हुए ने तुझे एक से एक बात, बड़े बड़े बातें तो बोले जा रहे हैं। चल अब चुपचाप घर चलते हैं और आज देख तुझे क्या खिलाता हूँ, अपने गांव की एक फेमस डिश खिलाता हूँ। और वहाँ से घूम जाते हैं, पर वहाँ से लोग तो घूम चुके थे, राजू और करण तो आ गए घर। पर हाँ, राजू के दिमाग में ये बात चल ही रही थी। वो सोचा जा रहा था क्या इतना भयानक भी कोई सपना आ सकता है जो उसके दिमाग पे इतनी गहराई से कोई कब्जा कर ले। पर सच यही था। रात के 10 बजे राजू उठता है और वो खिड़की के पास झांकने लगता है। वो झांक रहा था खिड़की के पास, क्या मैंने देखा था उस वही जगह था या नहीं था, ये सारी बातें वो मन में सोच रहा था और खिड़की से उस गांव को घूरे जा रहा था। तभी अचानक उसने खिड़की के पास कुछ ऐसा देखा जिसके देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा जो कल सपने में जो औरत आई थी, जो औरत सपने में आई थी, वो औरत राजू को दिखाई पड़ती है उस गांव में चलते हुए। वैसे ही उसके हाथ में, एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन थी। वो राजू देख करके वो हैरान हो गया और उसे विश्वास हो गया था, नहीं यही औरत है जो कल मेरे सपने में आई। अब वो देखना चाहता था आखिर ये औरत जाग कहाँ रही है इतने रात को। आपको तो पता ही है भाई कि रात को गांव कितना ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है 8 बजे के बाद। सबके सोने के बाद राजू धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से निकल पड़ता है। वो औरत उससे 400 फीट की दूरी में चल रही थी। फिर भी राजू उसके लालटेन की जो रोशनी थी उसको देख देख करके उसके पीछे बढ़े जा रहा था। रात के सन्नाटे में, ठंड का मौसम, ठंड भी लग रही थी। हाथों को वो आपस में पकड़े हुआ था, मल रहा था और उस औरत के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही दूर चलने के बाद वो औरत एक जगह रुक जाती है और राजू जब ध्यान टेकता है तो ये वही जगह था, ये वही तालाब था जहाँ पे उसने सपने में देखा था, और ये वही तालाब था
जहाँ पे करण और राजू दोनों सुबह यहाँ पे घूमने आए थे। औरत वहाँ पर रुक जाती है। अब राजू धीरे धीरे सोचता है कि चलो उसके सामने जाते हैं और पूछते हैं आखिर तुम कौन हो। उसके सामने वो जा रहा था, तभी देखता है वो औरत धीरे धीरे करके उस पानी में लालटेन लिए हुए चली जा रही थी। और आखिरकार उसके आंखों के सामने वो औरत पूरी डूब जाती है पानी में, और लालटेन पानी के नीचे से अब भी जल रही थी। इसकी रोशनी पानी में पड़ रही थी। वो हैरान हो जाता है और डर जाता है, और औरत लगभग पूरी डूब चुकी थी और लालटेन की रोशनी बस हल्की हल्की आ रही थी। ये देखकर राजू जल्दी से मुड़ता है और घर की ओर दौड़ता है और जल्दी से करण को उठाता है और सारी बात बताता है। करण कहता है सबसे पहले ये बता तू इतने रात को उस तालाब के पास क्यों गया था। कहता भाई ऐसी सी बात है। वो कहता है जब मैंने तुझे मना किया मत जा और इस गांव के बारे में तुझे बताया, और कल तीसरा दिन है आने की अमावस्या की रात, गलती से भी अब इस गांव की कल तू दिन भर चाहे दिन हो या रात हो या सुबह हो तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये गांव के बारे में तू नहीं जानता। ये बचपन से ये अफवाह मैं सुनता आया हूँ पर देखा नहीं कुछ, और जो तू बातें बोल रहा है मुझे तुझ पे इतना भरोसा है कि तू झूठ नहीं बोलेगा, पर जो देखा भाई ये सच भी हो सकता है। इसलिए तू, जैसे कि मैंने पहले मना किया था अब भी मना कर रहा हूँ, तू बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा। और चुपचाप राजू अपने कमरे में चल जाता है। राजू के मन में बस दो बातें चल रही थी। पहला तो यह था कि वो औरत आखिर पानी में डूब कैसे गई, और दूसरा बात तो यह था कि कल अमावस्या की रात आखिर क्या होगा। इस दोनों बातों को मन में सोच रहा था। तभी रात के 1 बजे अचानक उसके अपनी खिड़की के पास किसी चीज़ की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और वो झट से उठ के खिड़की खोलता है और झांकता है। उसको फिर से दूर वही औरत दिखाई पड़ती है जो लालटेन लिए वापस जिधर से गई थी उसी रास्ते से वापस वो आ रही थी। पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था आखिर ये औरत वहां पे जा करके पानी में डूब करके आखिर वापस निकल करके कैसे आ सकती है। वो इस बार घर से नहीं निकला, पर हाँ वो खिड़की से घूरता जा रहा था, और आखिर औरत चलते चलते आखिर गायब हो जाती है। एक घटना अब राजू के दिमाग में ऐसा कब्जा कर चुका था कि राजू आखिर ये घटना क्या है जानने का इच्छुक पैदा हो जाता है। तभी अगली सुबह होती है और करण गांव के मुखिया जी के पास बात कर रहा था, तो पीछे से राजू जाता है और वहां बैठ जाता है। और तो मुखिया जी कहते हैं करण से, करण ये कौन है भाई। तो करण कहता है कि मुखिया जी ये मेरे दोस्त है, मेरे साथ शहर से आया हुआ है, मैं इसे अपने गांव घुमाने के लिए लाया हूँ। तो राजू हंसता है, और फिर बाद में राजू कहता है कि मुखिया जी मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये आज अमावस्या की रात क्या होने वाला है ऐसा जो सब डर रहे हैं। ये सुन के मुखिया जी चुप हो जाते हैं और कहते हैं करण से, करण तुमने अपने दोस्त को नहीं बताया। करण कहता है मुखिया जी मैंने सारे बात बता दी पर ये विश्वास नहीं कर रहा, और इतना ही नहीं ये बोल रहा है कल रात को उसने कुछ देखा है उस तालाब में। और सारी बात मुखिया जी को राजू बताता है। मुखिया जी से कहते हैं जो तुमने देखा वो सच है, वो तुमने नहीं इस गांव के लगभग 50% लोगों ने देखा है, और इस बात पे अमल किया जा सकता है। पर हाँ हर दिन की तरह आज की जो रात है वो नॉर्मल नहीं है, कोई साधारण रात नहीं है, कि आज 200 सालों में जो दिन बीते हैं वो 200 सालों की 200 अमावस्या की रात 200 लोगों की खा चुकी है। यानी कि हर एक साल एक स्त्री को शिकार बनाया जाता है, औरत ले जाती है। तभी राजू बात सुनकर जल्दी से करण के साथ घर चल जाता है, और कुछ देर बाद शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वो देखता है कि आज न जाने क्यों 4 बजे से ही पूरा गांव सन्नाटा पड़ा हुआ था, पूरा शांत मालूम हो रहा था। उसको कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि शायद जो करण जो बातें बोल रहा था ये उसी का असर है, और जो मैंने स्त्री देखा था शायद ये वही आने वाली है।
काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा था राजू देखने के लिए कि आखिर क्या होता है। वो खिड़की से झांके जा रहा था। करण ने देखा भी उसे झांकते हुए। करण ने मना भी किया कि मत झांक, सही नहीं कर रहा तू, तुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, क्या हो सकता है इसका परिणाम, और तू मेरे साथ आया है, तेरी जिम्मेवारी पूरी मेरे पे है, ऐसा मत कर भाई। और वो खिड़की बंद कर देता है करण। और करण के जाने के बाद राजू फिर से खिड़की खोल लेता है। तभी सुबह जो होता है उसे देखकर पूरे गांव वाले हैरान होते हैं। सब सुबह उठते हैं और देखते हैं सब नॉर्मल था, पर करण की नजर जाती है राजू पे और वो देखता है राजू कहीं नहीं होता, ना कमरा में, ना बरामदे में, ना छत पे, और ना ही उस गांव में। तो आखिर राजू गया कहाँ? आखिर खिड़की से देख रहा था क्या उस स्त्री ने इस बार 200 सालों में इस बार किसी पुरुष को शिकार बनाया था? क्या इस बार उसे चुना था? क्या उसका दोस्त उन गांव वालों के साथ ही शिकार बन गया? क्या था आखिर? आखिर राजू कहाँ जा सकता है? ये कहानी पूरी सुनने से पहले जल्दी से चैनल में नए हो तो जल्दी चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एक नई भूतिया डरावनी कहानी बनाने से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। चलो सुनते हैं आगे कहानी। तो आखिर क्या हुआ था? कहाँ गया था राजू? सुबह पूरी गांव को छान मारता है अकेला करण, पर राजू को कोई पता नहीं चलता। ये बात पूरी गांव के हर एक लोगों में फैल चुका था। और वो पहला रात था जब कोई स्त्री गायब नहीं होती बल्कि एक पुरुष गायब हुआ था, राजू। गांव के सभी लोग बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, 200 सालों में सिर्फ हर एक साल एक स्त्री गायब होती थी, पर इस बार एक पुरुष। लोग तो खुश हो रहे थे गांव के कि कोई बाहर का गायब हो गया, पर ये करण का रिस्पॉन्स बन रहा था कि अपने दोस्त को ढूंढे, क्योंकि करण ही उसको लेके आया था और उसका जिगरी दोस्त भी था। करण रोता रोता हुआ मुखिया के पास जाता है और पैरों में गिर के कहता है कि मुखिया जी कोई हल होगा, आखिर मेरा दोस्त कहाँ जा सकता है? मैंने इतने दिनों से इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, मैं शहर में था, पर आज मैं पूछता हूँ क्या सच है? आखिर कहाँ से मेरा दोस्त अभी गया होगा? तो मुखिया जी कहते हैं कि मैं तुम्हें जो बताऊंगा ये सुन के तुम्हें भी डर लगेगा और हो सकता है तुम खुद को संभाल ना पाओ, पर जो सच है वो सच है। करण कहता है ऐसा क्या बात है, क्या मेरा दोस्त कभी नहीं आएगा? तो मुखिया जी गर्दन नीचे करके कहते हैं माफ करना, पर तुम्हारा दोस्त अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ रहती है उसका पता किसी को नहीं है, और यह अमावस्या की रात आज खत्म हो चुकी है। वो करण बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि करूँ तो करूँ क्या। तभी मुखिया जी कहते हैं एक काम कर सकते हो तुम, इस गांव के 2 किलोमीटर दूर जो सामने जंगल पड़ता है, उस जंगल के किनारे एक झोपड़ी मिलेगी तालाब के पास। वो झोपड़ी के अंदर जाना, एक बाबा बैठे होंगे, बाबा के चरणों में गिर के पूछना, तो सिर्फ वही जानते हैं कि वो औरत कहाँ रहती है। मुखिया जी कहते हैं पर करण एक बात का ध्यान रखना, वो बाबा यूं ही किसी का सवाल का जवाब नहीं देते। आखिरी बार उनकी जुबान तब खुली थी जब उन्होंने हमारे बगल की जो दूसरी गांव है वहाँ पे एक पिशाच ने एक औरत पे कब्जा किया था, तब उन्होंने भगाया था। उसके बाद आज 6 महीने हो चुके हैं और आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो तभी बोलते हैं जब जो बात है उस बात पे तुम कायम रह सको, और आखिर तुम अगर दोस्त को बचाना चाहते हो तुम बचा सको, वहाँ पे जा सको, और सिर्फ सुनने के लिए चाहते हो कि क्या हो रहा है और कहाँ पे हो, तो ये नामुमकिन है। करण कहता है बाबा मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। कहता है ठीक है तो फिर चले जाओ। करण घर आकर के तुरंत बाइक निकालता है और रात को ही बाबा के यहाँ पहुँच जाता है। बाबा अंदर में जलते हुए मसाले के पास बैठे होते हैं और यज्ञ कर रहे होते हैं। करण सारी बात बताता है और रोने लगता है। बाबा कहते हैं
तुम्हें बस अपने दोस्त को बचाना है ना। तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, पर तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारा दोस्त उसी स्त्री का पति है। करण ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि बाबा ये क्या बोल रहे हो। बाबा कहते हैं इतने तुम उतावला मत हो। तुम जरा ये सोचो कि जब 200 सालों में उस स्त्री ने एकमात्र स्त्री को ही अपना शिकार बनाया है, पर इस साल ऐसा क्यों किसी पुरुष को शिकार बनाएगी? उसका कारण क्या हो सकता है? ये तुमने सोचा? करण हैरान में पड़ गया कि हाँ, ये बात तो सही है। बाबा कहते हैं कि करण ध्यान से सुनो। आज से 200 साल पहले उस स्त्री की शादी हुई थी। शादी के 6 महीने बाद पति पत्नी में लड़ाई होती है, पर लड़ाई क्या हुई थी ये किसी को नहीं पता। पर शादी के 6 महीने बाद वो स्त्री फांसी लगाती है और मर जाती है। ये फांसी के पीछे उसके पति का हाथ था या खुद से लगाया पत्नी ने, किसी को नहीं पता। पर तुम अगर जाना चाहते हो उसकी दुनिया, तो जाना बहुत आसान है। पर हाँ, एक चीज़ जान लो, आना मुश्किल है। हो सकता है तुम अपनी जान को गंवा सकते हो। करण कहता है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है बाबा, बस अब बता दो कि आखिर मैं उसकी दुनिया कैसे जाऊं। तो कहते तो सुनो। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, जो कुआं झाड़ियों से लथपथ है, पूरा भरा हुआ है। वो कुआं करीबन 1000 साल पुराना है। बस तुम्हें इतना करना है, तुम्हें उस कुएं के अंदर बाल्टी से पानी निकालना है। रात के 12:01 पर उस कुएं में से पानी निकालना है और पानी की ओनली 7 घूंट पीना है, ना 7 घूंट से कम ना 7 घूंट से ज़्यादा। और तुम्हें उसके सामने, जो पूरे सामने एक छोटा सा पेड़ होगा, वो जंगल की सबसे छोटा, वो ज़िंदगी में आज तक सभी ने देखा है कि मात्र उतना ही बड़ा रहता है। उस पेड़ के नीचे, जड़ के नीचे लेट जाना है। 2 से 3 मिनट के बाद तुम्हें नींद आ जाएगी और तुम उसकी दुनिया प्रवेश कर पाओगे। पर हाँ, जैसे कि मैंने पहले बोला, वापस आने का एकमात्र रास्ता है, जो रास्ता तुम्हें वहीं मिलेगा। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहते ही करण जाने को तैयार हो जाता है उसकी दुनिया। करण उसकी दुनिया जाने के लिए रात के, बाबा के अनुसार, रात के 11:30 घर से निकलता है और आखिर 12 बजे वहाँ पहुँच जाता है। जंगल में चांदनी रोशनी पूरी जंगल में चमक रही थी। वहाँ पड़ी बाल्टी उठाता है करण और कुएं से पानी छींकता है। पानी को निकालने के बाद बाबा के कहे अनुसार 7 घूंट पानी पीता है और वो चारों ओर नज़र घुमा के उस पेड़ को ढूंढता है, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और आखिर उसे एक पेड़ दिखती है जो सामने होती है, और बाबा के कहने अनुसार जाके उस पेड़ के नीचे लेट जाता है। 2 से 3 मिनट के बाद जब करण की नींद खुलती है, तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है। एक ऐसी दुनिया जो पूरी जली पड़ी थी, एक ऐसा जंगल जो पूरा खाक हो रखा था। वो दूर दूर तक बस जंगल में धुआं धुआं हो रखा था। वहाँ पे जो गंध थी, वो गंध उसको सांस लेने में दिक्कत कर रही थी। बस वो किसी तरह अपने दोस्त को ढूंढने में लग जाता है। वो पूरे जंगल में चीखता चिल्लाता है, राजू राजू। ये उसकी आवाज़ वो जली पड़ी पूरी जंगल में गूंज रही थी, पर राजू का कोई नामो निशान नहीं था। आधे घंटे चीखने के बाद आखिरकार उसे जंगल में कहीं एक रोशनी दिखती है, लालटेन की। वो समझ जाता है कि शायद ये वही स्त्री है जिसके बारे में राजू अक्सर बातें किया करता था, कहा करता था कि उसे देखा उसने लालटेन हाथ में लिए हुए। वो चुपके चुपके पेड़ों के, जले हुए पेड़ों के पीछे पीछे छुपे छुपे उस औरत के नज़दीक पहुंचता है, और जब देखता है तो राजू उसके सामने, उस औरत के सामने बेहोश पड़ा होता है। वो औरत उसके सामने बैठी होती है और उसे घूर रही होती है बहुत ही प्यार से। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मैटर क्या है, आखिर वो औरत उसे क्यों घूर रही है। पर इतना तो फिक्स था कि वो औरत, जैसे बाबा ने कहा था, कोई ना तो कोई कुछ मामला ज़रूर है।
मैं सोच रहा था कि आखिर यहाँ से उस औरत से दूर कैसे ले जाऊँ राजू को, और आखिर यहाँ से निकलने का आखिर रास्ता क्या है। तभी मैं देखता हूँ कि औरत जहाँ भी जाती है वो अपने हाथ में वो लालटेन साथ ले जाती है। आखिर क्यों, जबकि चांदनी रोशनी में ये पूरा जंगल चमक रहा है, तो आखिर उसके हाथ में वो लालटेन वैसा क्यों होता है। और एक हाथ में लकड़ी, जबकि वो कुबड़ी भी नहीं थी, तो लकड़ी क्यों होता है। 2 से 3 मिनट बाद सोचने के बाद मुझे आखिर समझ आता है कि शायद उस लाठी से उस लालटेन को फोड़ने पे हम वापस उसी दुनिया में जा सकते हैं। पर ऐसा करना नामुमकिन सा था, क्योंकि एक हाथ में लालटेन थी उसकी और एक हाथ में लाठी अक्सर थी पकड़े हुए। वो लेना मुश्किल था, पर कम से कम वहाँ से राजू को निकालते तो। पर वो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी करण नीचे पड़ी हुई एक जली हुई लकड़ी को उठाता है और जोर से दूर फेंक देता है। वो फेंकते ही वो औरत जल्दी से खड़ी हो जाती है और देखती है कि आखिर यहाँ पे कौन आ गया। और जिधर आवाज़ आया वो औरत उधर दौड़ने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और औरत धीरे धीरे वहाँ से टहल टहल के चले जाती है आगे। औरत के कुछ दूर जाने के बाद जल्दी से करण राजू के पास जाता है और राजू को उठाता है। उठ जा भाई, उठ जा, जल्दी से उठ जा। और आखिर कुछ देर बाद राजू की नींद खुलती है और अजीब सा वो कमज़ोर पड़ा था और वो उठता है और करण को देखकर रोने लगता है और कहता है भाई बचा ले। वो कहता है सबसे पहले तू मेरे साथ जल्दी चल। और करण उसे उठा करके वो जंगल में दौड़ने लगता है और एक बहुत बड़ा पड़ा हुआ पत्थर के पीछे ले जाता है। वहाँ पे जाने के बाद राजू करण से कहता है कि तुझे पता है ये औरत ने मुझे क्यों नहीं मारा। करण ने कहा हाँ ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर वो तुझे क्यों नहीं मारा उसने, और आखिर इस बार तुझे ही क्यों शिकार बनाया। तो राजू कहता है कि औरत का कहना है कि उसका मैं पति हूँ, 200 साल पुराना। वो मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे वो तब मारेगी जिस दिन करवा चौथ होगा। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों भाई, ऐसा तुझे उसने क्यों कहा। तो राजू ने जो कहा उसको सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजू ने कहा कि ये जो औरत है उसका कहना है कि मैं अक्सर 200 साल पहले उससे लड़ा करता था और आखिरकार करवा चौथ के दिन मुझसे नाराज होकर इसने फांसी लगा ली थी। और इसका कहना है कि जब इस साल करवा चौथ आएगा वो मुझे मारेगी और मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में शामिल कर लेगी। ये सुनकर मैं और डर जाता हूँ और मैं जल्दी से कहता हूँ कि सुन भाई, अब यहाँ से तुझे निकलने का मात्र एक ही आइडिया है जो हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो ध्यान सुन, उसके हाथ में एक लालटेन और दूसरे हाथ में लाठी है। किसी तरह उसे हमें लेना पड़ेगा। उस लाठी से ही उस लालटेन को फोड़ा जा सकता है, नहीं तो किसी और चीज़ से लगता है नहीं फूटेगा। राजू कहता है तू मजाक कर रहा है। अरे यार, उसके हाथों में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, उन्हें लेना कैसे लेंगे हम। तो करण कहता है एक काम कर, वो औरत तुझसे प्यार करती है, तुझे पति मानती है, तो काम कर, उसे बहका, उसे किसी तरह बोल वो लाठी वो लालटेन नीचे रखने को। जब तक वो तेरे साथ होगी मैं उसे फोड़ दूंगा, तो दौड़ के आइयो और अचानक हम गायब हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कैसे हम अपने दुनिया जाएंगे, पर मुझे लगता है हम अपने दुनिया जा सकते हैं। राजू कहता है अगर ऐसा ना हुआ तो, और इससे अगर कोई फर्क ना पड़ा तो हम क्या करेंगे। तो करण कहता है मैं तो सोच के आए भाई कि अगर मरना हो तो साथ मरेंगे और जीना हो तो साथ जिएंगे। दोस्त है तू मेरा, पर जो होगा हमारे पास उपाय भी कोई नहीं है, मात्र एक उपाय है, यही, चल ट्राई करते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ से राजू उस औरत के पास चला जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें 200 साल पहले बहुत तंग किया और तुम फांसी लगा के मर गई। और कई और बातें कह के उसे उलझाता है और ना जाने वो औरत गर्दन नीचे झुकाई थी। मैं सब देख रहा था कि आखिर वो राजू के साथ कुछ कर ना ले, और राजू के साथ वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वो औरत धीरे आवाज़ में कुछ देर के बाद कहती है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया।
तुम क्या चलोगे मेरे साथ? मेरी दुनिया वहीं पे रहेंगे साथ, बस करवा चौथ का इंतजार है। मैं तुझे अपनी दुनिया ले जाऊंगी। ये सब मैं सुन रहा था। तभी मैं इशारा करता हूँ राजू को, उसको लालटेन और लाठी नीचे रखने बोल, मैं और उसको साइड ले जा। राजू मेरी बातों को समझ जाता है। मैं राजू को सारी बात इशारा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कर काम, यहाँ से मैं जल्दी निकलना है। राजू गर्दन हिलाता है, ठीक है भाई मैं तैयार हूँ, बस 2 मिनट रुक जा। इतना बोल के फिर से वो बातें करने लगता है। मैं गुस्से से कहता हूँ उसे इशारा करके, जल्दी करना भाई, क्या कर रहा है तू, उसे बहकाना। तो अचानक जो होता है वो देखकर मेरे रूह कांप जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। आगे देखता हूँ कि राजू जोर जोर से हंसने लगता है और औरत भी हंसने लगती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर दोनों क्यों हंस रहे हैं इस तेजी से। तभी वो औरत नीचे गर्दन झुकाई कहती है, करण आ जाओ। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ कि आखिर उसे कैसे पता मैं यहाँ छुपा हूँ। राजू कहता है कि आजा, सब पता है हमें, मैंने सारी बात बता दी। मैं कहता हूँ आखिर इसने इसको क्यों बताई सारी बातें, और आखिर ये औरत मुझे क्यों बुला रही है। और आखिरकार मुझे वहां से निकलना पड़ता है। और मैंने ध्यान से देखा तो राजू की दोनों आंख लाल पड़ी थी और उसकी आंखों से हल्की हल्की खून टपक रही थी। और जब राजू ने अबर इस बार कुछ कहा तो उसकी आवाज़ कई लोगों की आवाज़ मिलके एक आवाज़ बन रही थी, गूंज रही थी। वो कह रहा था कि मैं तो काफ़ी पहले मर चुका था मेरे दोस्त, तूने मुझ पर भरोसा बेकार किया। जब मैं नीचे लेटा हुआ था तो औरत वो मेरे पास बैठी नहीं थी बल्कि मेरा खून पी रही थी, और तूने मुझ पर भरोसा किया, गलत किया। अब तेरी बारी है। मैं समझ जाता हूँ कि मेरा दोस्त अब यहाँ इस दुनिया में नहीं रहा, पर डर ये इस बात का था कि मैं फंस चुका था। अब मेरा एक से डर था, मेरा दोस्त भी मेरे साथ नहीं है। अब मुझे ये तो पता था कि लाठी और लालटेन से दोनों को ही साथ में लेना है ताकि लाठी से लालटेन को तोड़ सकूं और लाइट को, उस रोशनी को बुझा सकूं। पर मेरे दोस्त ने वो सारी बात उसे बता दी थी, और वो औरत इतना तो कंफर्म था कि अब वो मुझे वो लाठी और लालटेन अपने हाथों से छीनने नहीं देगी। तो आखिर मैं क्या करता। वो औरत, मेरा दोस्त मेरे सामने खड़े थे, मैं उसके अपोजिट में खड़ा था। मैं घूरे जा रहा था। औरत की माथे के सारी बाल उसके चेहरे पर आकर ढक रही थी। मेरा दोस्त की आंख पूरा लाल पड़ी थी, उसकी आंखों से एक खून टपक रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि कैसे निकलूं। मैं सोच रहा था कहीं इसके पास खींच लूं हाथ से, पर जान का भी डर लग रहा था। तभी अचानक देखता हूं पीछे से आवाज आता है। वो बाबा जो कुछ देर पहले उस कुटिया में थे, वो बाबा भी उस दुनिया आ जाते हैं और कहते हैं कि करण जल्दी से मेरे पीछे आओ, जल्दी से भाग जाओ वहाँ से। और बाबा के साथ आ जाता हूँ। बाबा कहते हैं मैंने सब देख लिया था, और मुझे जब तुमने अपने दोस्त के पास उठा रहे थे मुझे पहले से पता था कि तुम्हारा दोस्त मर चुका था, पर मैं जब तक तुम्हें बताता तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। तो मुझे आखिरकार तो इस दुनिया आना पड़ा आखिर तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुम्हें आम आदमी तरह सोच रहा था, पर जब तुमने अपने दोस्त के बचाने के लिए अपना जान दांव पे लगाया तो मुझे इंसानियत समझ आई, और मैं तुम्हें बचाने के लिए इस दुनिया आ चुका हूँ। तो कहते बाबा क्या मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो लाठी से लालटेन फोड़ने से हम अपनी दुनिया जा सकते हैं? बाबा कहते हैं जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर बस अब जो हमारी बाजी है वो सब उल्टा पड़ चुकी है। अब हमें यहाँ से पहले बचना पड़ेगा और नया उपाय सोचना पड़ेगा, कि इस दुनिया में सिर्फ वही बुरी बुराई शक्ति की चलती है, हमारी नहीं। मैं कहता हूँ तो बाबा कहते तुम मेरे साथ चलो, और मैं बाबा के पीछे चल पड़ता हूँ। तभी कुछ दूर जाने के बाद बाबा से कहता हूँ
कि बाबा आखिर करे तो करे क्या। तो बाबा कहते हैं, मेरे पास इत्र है, ये कोई मामूली इत्र नहीं है। ये इत्र को यहाँ पे जलाने के बाद इसकी दुनिया में एक अजीब सी गंध फैलेगी, जो भूत पिशाच प्रेत इस इत्र को, इस परफ्यूम को महसूस करते हैं और इससे उनको घुटन होती है। वो अजीब से उनको तड़पन पैदा होती है। और ये इत्र कोई मामूली इत्र नहीं है, हजारों साल पुराना इत्र है। अगर ये इत्र का टाइम होता है मात्र 5 मिनट, ये 5 मिनट जलेगा और तब तक वो आत्मा बहुत बुरी तरह तड़पेगी। और मुझे लगता है कि शायद उस तड़पन में वो भूत, वो आत्मा, वो लालटेन और लाठी नीचे गिरा देगी और हम उसी समय उस लाठी से लालटेन फोड़ेंगे। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना करण, मात्र हमारे पास 5 मिनट टाइम है। और करण कहता है ठीक है। और बाबा इत्र जलाने लगते हैं और तभी देखते हैं कि इत्र जलाने से पहले वो औरत और राजू दोनों बाबा की ओर बढ़ रहे थे। करण जल्दी से कहता है, बाबा राजू और वो औरत सामने आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, डरो मत, जल्दी से तुम चुपचाप इत्र को जलाओ। और जल्दी से करण इत्र को जलाता है और धीरे धीरे वो औरत और सामने आ रही थी, वो सामने और आए जा रही थी। तभी इत्र जलने लगता है और धीरे धीरे उसका धुआं शुरू हो जाता है। पर लगभग थोड़ी सी इत्र 15 से 20 सेकंड जली ही थी कि अचानक उसकी दुनिया में एक अजीब सी हवा, तेज हवा आ गई, जिससे इत्र बुझ गया। बाबा कहते हैं कि जल्दी से इत्र उठाओ और जल्दी से मेरे पीछे भागो। और तेजी से करण और बाबा भाग पड़ते हैं। जब वहाँ का मौसम ठीक होता है तो बाबा कहते हैं, यहीं पे इत्र जला दो। वो औरत जहाँ भी होगी उसे बंद करने के लिए वो तड़पन में यहाँ तक पहुँचेगी और दोबारा इत्र को जलाया जाता है। इस बार बाबा का ये नुस्खा जो सोचा था ये कामयाब होता है और इत्र का धुआं उनकी पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये महक पे उसका दोस्त राजू और वो औरत दोनों सामने आते हैं। वो औरत अजीब सी उसको घुटन होती, उसके गले से अजीबो-गरीब आवाज़ निकल रही थी। घुटन का महसूस हो रहा था उसे और वो चिल्ला रही थी और घुरा रही थी। ये आवाज़ सुनकर करण बहुत डर रहा था, पर बाबा का पूरा विश्वास था कि शायद वो औरत अब लालटेन नीचे रखे। पर वो औरत अब भी लालटेन और लाठी नीचे नहीं रखी थी। अब ये इत्र को जलते हुए 3 मिनट हो चुका था और औरत पूरा घुटन से तड़प रही थी, पर लालटेन लाठी अब भी उसके हाथों में था। करण कहता है, बाबा अब सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं और इस औरत ने अब तक लाठी और लालटेन नीचे नहीं रखी, क्या करें हम। बाबा कहते हैं, मेरे पास इससे अलावा कोई आइडिया नहीं है, इंतज़ार करो, ये जरूर रखेगी। ये इत्र के सामने मजबूर होगी और इसको रखना पड़ेगा। 1 मिनट और बीत जाते हैं और अब बचते मात्र 1 मिनट। और अब दोनों बाबा और करण दोनों के हृदय की धड़कन तेज होती है। अब वो सोचते हैं कि क्या करें, ये औरत तक रख क्यों नहीं रही। पर तभी औरत आखिर हार मान के वो लालटेन नीचे गिरा देती है और लाठी भी नीचे गिर जाती है और औरत नीचे तड़प उठती है और तड़पने लगती है पूरी तरह ज़मीन पे। जल्दी से बाबा कहते हैं कि करण जल्दी से वो लाठी उठा और मार लालटेन को खींच के। और लालटेन को खींच के मार देते हैं, पर लालटेन फूट जाता है और वो लाइट बंद हो जाती है। पर यह कहानी अब भी ख़त्म नहीं होती। आखिर क्या कारण था कि लालटेन को लाठी से मारने के बाद अब भी वो अपनी दुनिया नहीं पहुंचे और औरत उनके पास नीचे गिरी हुई थी। ये बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या उस औरत ने वो लालटेन और लाठी बदल दी थी? आखिर सच क्या था? क्या अब ये दुनिया में फंस चुके हैं ये, या फिर बाबा भी उनकी साजिश में आ चुके हैं? कोई इस करण को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करण डर जाता है और सोचता है कि आखिर हम अपने गांव कैसे जाएं, क्योंकि लालटेन को फोड़े अब 1 मिनट हो चुका है, पर अब भी हम यहीं पे पड़े हुए हैं। करण कहता है, बाबा ये आपका जो आपने बताया था यह बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ और अब इत्र भी बंद हो चुका है, बुझ चुकी है। अब ये औरत हमें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने इसे मारने की पूरी साजिश रची थी और ये बच गई है। अब ये हमसे बदला लेगी। बाबा कहते हैं कि रुको 2 मिनट, कुछ तो जरूर होगा। आखिर कुछ ना तो कुछ होगा जो इसके पास ही होगा।
जिससे हम वापस अपनी दुनिया पहुंच सकते हैं। तभी उसका देखता है उसका दोस्त राजू उधर गुस्से से उसकी ओर बढ़ रहा था, सामने आ रहा था। वो कहता बाबा हट जाओ पीछे, पर नहीं, जब तक बाबा को कहता उसके दोस्त राजू ने वो बाबा को मार दिया था। और अब वो बाबा की भी मौत हो जाती है। और कुछ ही देर देखते देखते कुछ ही देर बाद वो बाबा भी उनके ही उस दुनिया में शामिल हो जाते हैं और उनकी आंखें भी लाल हो जाती है। करण की जो आशा थी वापस अपनी दुनिया में जाने की, वो आशा एक बार फिर से बंद हो जाती है और करण को कुछ नहीं सूझता कि आखिर करे तो करे क्या। ये बात करण काफ़ी ज़्यादा सोचता है कि आखिर करे तो क्या करे। पर एक चीज़ देखता है वो कि लालटेन गिरने के बाद वो औरत फिर से उस लाठी को उठाती है और लाठी को अपने पास रखती है। कहीं न कहीं उसे लग रहा था क्या वो लाठी को तोड़ने से हम अपनी दुनिया जा सकते हैं। करण को लग रहा था कहीं न कहीं इस लाठी में कुछ जादू है। मुझे लालटेन नहीं तोड़ना चाहिए था, बल्कि इस लाठी को ही तोड़ना चाहिए था, क्योंकि एकमात्र इसका सहारा लाठी है। और धीरे धीरे वो लाठी को ले करके वो औरत वापस वहाँ से चल जाती है पीछे, क्योंकि औरत को पक्का विश्वास हो गया था कि अब ये करण को अकेले हमारे जो 2 लोग मर चुके थे, एक थे मेरे बाबा और एक मेरा दोस्त, वही मुझे मार देंगे। ये करण सोचे जा रहा था। तभी करण वहाँ से निकल पड़ता है और भाग चलता है और उस दुनिया में दौड़ता ही रहता है। पर उस दुनिया में कोई अंत नहीं होता। पूरा जंगल एक ही जैसा वीरान पड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत और बिल्कुल ही बड़ा, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, लंबा चौड़ा। तो करे क्या? तभी वो सोचता है किस तरह एक बार ट्राई करते हैं, मरना तो है ही, क्योंकि मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। जब एक बार ट्राई करते लाठी को तोड़ करके, पर उसके पास अब कोई चारा नहीं था, ना ही इत्र, ना ही वो बाबा, ना ही कोई ट्रिक। और औरत को भी पता था कि एक बार इन्होंने लालटेन तोड़ने की प्रयास किया, हो सकता है इस बार लाठी को तोड़ने का प्रयास करें। और वो औरत भी लाठी अपने पास मजबूती से थाम चुकी थी। अब करण को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा आइडिया अपनाया जाए। तो वो किसी तरह कोशिश करता है और फिर से धीरे धीरे उस औरत जहाँ बैठी होती है और जहाँ पे बाबा का इस बार खून पी रही होती है, वहाँ पहुँच जाता है और देखता है पीछे से, और औरत झुकी हुई थी और बाबा के पास में सामने बैठी हुई थी और उसका लाठी उसके सामने जस्ट ज़मीन पर पड़ा हुआ था। पर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसका दोस्त चारों ओर घूमे जा रहा था वहाँ देख देख करके कि शायद यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा। वो सोच रहा था करे तो करे क्या, कैसे लाया जाए। तभी वो दोबारा इस बार लकड़ी उठाता है और लकड़ी जोर से जंगल में फेंकता है और उसका दोस्त वो लकड़ी को देख करके उसकी ओर चल जाता है। पर उसका दोस्त 2 कदम चलता है तो उसको लगता है कि शायद अब मैं उस लाठी को तोड़ सकता हूँ पीछे से उठा करके। पर जैसे उसका दोस्त वहाँ से 2 से 3 कदम चलता है, अचानक वो औरत रोक लेती है और वो कहती है, गर्दन घुमा करके, हिला करके इसको इशारा करती है कहीं नहीं जाने को, क्योंकि उस स्त्री को पता था कि पहले भी उसके साथ हो चुका था कि ये सब एक छलावा है उस लाठी के लिए। बस मैं इसको घूर रहा होता हूँ, तभी मैं देखता हूँ वो स्त्री मेरे सामने एक गड्ढा खूंदती है और उस गड्ढे में अपनी लाठी को दबा देती है। और मेरा दोस्त एक और लाठी लाता है बिल्कुल हुबहू उसी जैसा और उस औरत के हाथ में पकड़ा देता है। मैं समझ जाता हूँ अब औरत के जो हाथ में लकड़ी है वो नकली है। उसने जहाँ बैठी थी वो इसके नीचे ही उसने असली लकड़ी को दबा रखा है। वो वहाँ से धीरे धीरे बाद कुछ देर बाद औरत वहाँ से निकल पड़ती है। बस मैं यही सोच रहा होता हूँ कि जल्दी से औरत निकले और मैं जल्दी से वो लाठी को तोड़ सकूँ। जैसे वो निकलती है और वहाँ पे बाबा पड़े होते हैं, उसकी बॉडी पड़ी होती है और लकड़ी उसके सामने ही गड़ी होती है। मैं जाता हूँ और हाथों से मिट्टी हटाने लगता हूँ, लकड़ी निकालने लगता हूँ और लकड़ी को मैंने देख ही लिया था, उठाया जैसे जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बाबा की आंख लाल थी। बाबा चिल्लाते हैं नहीं जोर से, और ये आवाज़ सुनकर वो औरत तक कानों में चल जाता है और वो औरत भी अब मेरा दोस्त भी सब पीछे पड़ जाते हैं। मैं जल्दी से बाबा के हाथ से वो लकड़ी हटाता हूँ और जल्दी से तोड़ने के लिए मैं सबसे पहले जल्दी में बाबा को सर में 2-3 लाठी मार देता हूँ।
और मैं देख ही लेता हूँ कि वो औरत अब सामने आ रही थी, मेरा दोस्त भी सामने आ रहा था। और वो, मैं कितना भी लाठी मार लूँ उस बाबा को, पर वो बाबा अब भी उठ रहा था, जबकि उसकी सर पूरी फूट चुकी थी, पूरा खून बह रहा था। तभी मैंने वहाँ पे पड़ी पत्थर में वो लाठी को 4 से 5 बार जोर जोरों से पटका, फिर भी लकड़ी नहीं टूटी। मैं सोच रहा था आखिर करूँ तो करूँ क्या। मैं जोर से 20 से 25 बार मैंने लकड़ी को पटक लिया था। तभी मैंने आखिरकार जोर से पटका और आखिरकार लकड़ी टूट के अलग जाती है। और जब मेरी नींद खुलती है तो मैं वापस अपनी दुनिया में उसी जंगल के उस कुएं के पास उस पेड़ के नीचे पड़ा होता हूँ। और मैं उठता हूँ और मेरे हाथ में उस लकड़ी का आधा हिस्सा होता है और आधा वहीं टूट के गिर जाता है। और देखता हूँ मैं पूरी, मेरे शरीर में गंध आ रही थी उस दुनिया की। और मैं रात के अब भी 4 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठ के घर जाता हूँ और फ्रेश होता हूँ और सबको, अपने घर वालों को ये सारी बात बताता हूँ। पर जो मेरे साथ हुआ था वो डर अब तक मेरे दिल में है, क्योंकि और उस घटना में मैंने अपने दोस्त राजू को खो दिया। मैंने उसे दिल्ली से यहाँ ला कर बहुत ज़्यादा गलती कर दी थी और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैं क्यों कर रहा हूँ, तो बता देता हूँ। अभी तक पता चल गया होगा कि कहानी जो बोल रहा हूँ वो मैं खुद करण हूँ। मैं ये कहानी अपने दोस्त एक सच्ची घटना बना रहा हूँ जो मेरे साथ बीता है। मैं शुरू में ढकने का प्रयास करता हूँ, पर आखिर सच ये वीडियो बनाते वक्त मेरे मुंह से निकल जाता है। आई होप ये कहानी आपको डरावनी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ऑल करो ऐसी डरावनी भूतिया कहानी सुनने के लिए। ओनली ऑन शायरी की दुनिया ब्लॉग पे। तो मिलते हैं नई कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।